इस वीडियो में मैं CSR JRF नीट के सिलेबस के यूनिट 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ एंड दैट इज बेसिकली द सेल बायोलॉजी। और मैंने जब यूनिट 2 के क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग पार्ट बी और पार्ट सी मुझे मिला 11। तो मैं इन 11 क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ। इनमें से कुछ क्वेश्चन पार्ट बी के हैं, कुछ क्वेश्चन पार्ट सी के। So this is the first question. Progression across G1S boundary followed by entry into S phase is promoted by the activation of which one of the following protein complexes? देखो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इनसे पहले भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जब आप सेल साइकिल के प्रोसेस को स्टडी करते हो तो सेल साइकिल का रेगुलेशन एक कॉम्प्लेक्स के द्वारा परफॉर्म होता है। उस कॉम्प्लेक्स को आप साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स के तौर पर डिस्क्राइब करते हो और इस साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स में साइक्लिन रेगुलेटरी प्रोटीन के तौर पर रोल प्ले करता है और CDK एक बेसिकली प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी शो करता है और प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी में भी आप सेरीन थ्योरेनिन काइनेज एक्टिविटी आप शो करते हो। तो यहाँ साइक्लिन और CDK ये दोनों मेंशन है और इन साइक्लिन CDK का रोल आप मेनली रिलेट करते हो एक पर्टिकुलर प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन से। उस पर्टिकुलर प्रोटीन को आप डिस्क्राइब करते हो RB प्रोटीन के तौर पर, जो RB1 जीन के प्रोडक्ट के तौर पर सेल साइकिल के प्रोसेस को रेगुलेट करता है। तो मैं यहाँ अगर मैं RB1 जीन को कंसिडर करता हूँ तो RB1 जीन बेसिकली एक कैंसर क्रिटिकल जीन है और आप सेल साइकिल के प्रोसेस के दौरान कैंसर क्रिटिकल जीन के बारे में भी पढ़ते हो। तो अगर मैं डिफरेंट कैंसर क्रिटिकल जीन को अगर कंसिडर करता हूँ तो ब्रॉडली मैं कैंसर क्रिटिकल जीन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। एक वो कैंसर क्रिटिकल जीन जिसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के कारण कैंसर या ट्यूमर के डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो मैं अगर किसी कैंसर क्रिटिकल जीन को कंसिडर कर रहा हूँ और जिसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन परफॉर्म होने के कारण कैंसर कॉज हो रहा है तो उसे आप डिस्क्राइब करते हो प्रोटो ऑन्कोजीन के तौर पर। और एक सेकेंड कैटेगरी भी आप कैंसर क्रिटिकल जीन का शो करते हो जिसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के कारण कैंसर कॉज होता है, उसे आप ट्यूमर सप्रेसर जीन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। अब ट्यूमर सप्रेसर जीन में भी आप 2 कैटेगरी शो करते हो। एक कैटेगरी शो करते हो जिसे गेट कीपर जीन के तौर पर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ भी मैं 2 कैटेगरी शो कर रहा हूँ, एक गेट कीपर जीन के तौर पर कंसिडर करते हो और दूसरा आप उसे केयर टेकर जीन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। 2 कैटेगरी में शो कर रहा हूँ। और गेट कीपर जीन के तौर पर अब जिन कैंसर क्रिटिकल जीन को आप कंसिडर करते हो उनमें से एक जो सबसे कॉमन है दैट इज द TP53, जिसको नॉर्मली हम लोग P53 जीन के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं, बट बेसिकली आप इसको मेंशन करो TP53। और सेकेंड कॉमन जो गेट कीपर जीन ट्यूमर सप्रेसर जीन के तौर पर रोल प्ले करता है दैट इज द RB1। तो मैं यहाँ बेसिकली RB1 जीन के द्वारा जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है जिसे आप RB प्रोटीन के तौर पर कंसिडर करते हो, मैं उनको यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ। तो सेल साइकिल के दौरान आपने इस पर्टिकुलर फिगर को आपने देखा होगा, ये मैं लाइफ साइंसेज पार्ट 1 की बुक से कलेक्ट किया हूँ। तो आप देखो यहाँ अगर RB प्रोटीन E2F ये बेसिकली एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रेगुलेट करता है और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बेसिकली एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है, क्योंकि जब आप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को शो करते हो तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किसी जीन के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। तो यहाँ मैं E2F को जिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे शो कर रहा हूँ ये एक्टिवेटर के तौर पे काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ये किसी जीन के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा है। इट मीन्स कि जीन के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को ये इन्हांस कर रहा है। और किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द जीन के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इन्हांस कर रहा है, तो मेनली वो सारे जीन्स या तो लेट G1 स्टेज के दौरान या अर्ली S फेज के दौरान अपना रोल प्ले करता है। तो अगर E2F फैक्टर अगर एक्टिव फॉर्म में होगा और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे काम करेगा तो लेट G1 स्टेज या अर्ली S फेज के दौरान डिफरेंट जीन के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा और इस एक्टिवेशन के कारण सेल G1 फेज से S फेज में जो है मूव करेगा। लेकिन अगर ये E2F RB प्रोटीन के साथ अगर बाउंड है तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर रोल प्ले नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप इसे इनएक्टिव कंडीशन में कंसिडर करते हो। तो जब E2F इनएक्टिव कंडीशन में है तो ये RB प्रोटीन के द्वारा बाउंड है और यहाँ मैं RB प्रोटीन को अनफॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में शो किया हूँ।
लेकिन अगर मान लो कि सेल साइकिल के प्रोसेस को स्टार्ट करना है, तो सेल साइकिल के प्रोसेस को स्टार्ट करने का मतलब ये है कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोटीन को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि अगर पीआरबी प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उस कंडीशन में ये E2F से डिसोसिएट होगा और E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे काम करेगा और सेल G1 स्टेज से S फेज में इंटर करेगा। तो साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक सिग्नल के प्रेजेंस में सबसे पहले पीआरबी प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट करता है और इस फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस के दौरान जो साइक्लिन पार्टिसिपेट करता है दैट इज द साइक्लिन D, और जिस CDK के साथ मिलकर के काम करता है दैट इज द CDK 4 and 6। तो साइक्लिन रेगुलेटरी प्रोटीन है और CDK 4 6 क्या है, तो प्रोटीन काइनेज है। तो ये साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स आरबी प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन को कॉज कर रहा है और इस फॉस्फोराइलेशन के कारण ये प्रोटीन हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में चेंज हो गया। बट अभी ये E2F से डिसोसिएट नहीं हुआ है और ये सारा प्रोसेस अर्ली और मिड G1 फेज के दौरान कंप्लीट हुआ। उसके बाद जब यहाँ हाइपर फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन डेवलप होना होता है तो साइक्लिन E CDK कॉम्प्लेक्स यहाँ रोल प्ले करता है और साइक्लिन E जिस CDK के साथ मिलकर के काम करता है दैट इज द CDK 2, और ये आरबी प्रोटीन को हाइपर फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में चेंज करता है और ये कंडीशंस आप नॉर्मली लेट G1 स्टेज में आप पाते हो। और इस हाइपर फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन के कारण पीआरबी प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F से डिसोसिएट हो जाता है और ये E2F फिर फाइनली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर रोल प्ले करता है और एस फेज के डिफरेंट जीन के एक्सप्रेशन को कॉज करता है और सेल साइकिल का प्रोसेस फाइनली G1 से एस फेज में इंटर करता है। जब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर को आप फाइंड आउट करते हो तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि G1 S बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए साइक्लिन E CDK 2 कॉम्प्लेक्स यहाँ रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये हाइपोफॉस्फोराइलेटेड कंडीशंस को हाइपर फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में चेंज कर रहा है और जिसके कारण ये आरबी प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है और E2F डिसोसिएट होने के कारण एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर रोल प्ले करता है और फाइनली सेल साइकिल के प्रोसेस को ये अलाउ करता है कि वो लेट G1 स्टेज से एस फेज में इंटर करे। देखो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन और ये क्वेश्चन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। इन यूकैरियोटिक सेल कोवलेंटली अटैच्ड लिपिड हेल्प टू एंकर सम वाटर सॉल्युबल प्रोटीन to the plasma membrane. One group of cytosolic protein are anchored to the cytosolic face of the membrane by a fatty acyl group, meristate or palmitate. These groups are generally covalently attached to which one amino acids present at the end terminus of the polypeptide chain. देखो मैं अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट लिपिड बायलेयर को अगर यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ तो इस लिपिड बायलेयर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन एसोसिएटेड होते हैं और उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। वन इज द पेरिफेरल प्रोटीन। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन आप शो करते हो वो नॉर्मली वाटर सॉल्युबल होता है और इनका प्रेजेंस आप नॉन साइटोसोलिक एंड साइटोसोलिक फेस दोनों साइड शो करते हो। तो सपोज ये अगर मैं नॉन साइटोसोलिक साइड शो कर रहा हूँ और दिस इज द साइटोसोलिक साइड, तो मैं पेरिफेरल प्रोटीन का प्रेजेंस साइटोसोलिक साइड भी शो कर सकता हूँ और नॉन साइटोसोलिक साइड भी शो करता हूँ। जो सेकेंड प्रोटीन जो आप लिपिड बायलेयर में शो करते हो दैट इज द इंटीग्रल प्रोटीन। और इंटीग्रल प्रोटीन्स में बेसिकली 2 कैटेगरीज है। एक कैटेगरी को आप डिस्क्राइब करते हो मोनोटोपिक और दूसरी कैटेगरीज को डिस्क्राइब करते हो पॉलीटोपिक। तो इंटीग्रल प्रोटीन या तो मोनोटोपिक होगा या पॉलीटोपिक होगा। अब क्वेश्चन है कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखो अगर मैं मोनोटोपिक इंटीग्रल प्रोटीन को कंसिडर कर रहा हूँ तो वो लिपिड बायलेयर को पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर रहा है, और अगर मैं पॉलीटोपिक कंसिडर कर रहा हूँ तो वो लिपिड बायलेयर को पूरी तरह से क्रॉस कर रहा है। अब अगर मैं पॉलीटोपिक अगर शो कर रहा हूँ तो पॉलीटोपिक में अगेन 2 कंडीशंस है। एक कंडीशन आप शो करते हो सिंगल पास का जो लिपिड बायलेयर को एक बार क्रॉस कर रहा है, और दूसरा कैटेगरी से होता है मल्टी पास जो लिपिड बायलेयर को मोर देन 1 टाइम क्रॉस करता है। ये बहुत ही कॉमन इन्फॉर्मेशन है। आप जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी करते हो तो वहाँ आप मेम्ब्रेन प्रोटीन में इन पैरामीटर्स को स्टडी करते हो। तो इंटीग्रल प्रोटीन मोनोटोपिक एंड पॉलीटोपिक आप दोनों शो कर रहे हो और पॉलीटोपिक में सिंगल पास और मल्टी पास दोनों कंडीशन। और इंटीग्रल प्रोटीन बेसिकली एम्पीपैथिक प्रोटीन होते हैं, क्योंकि देखो मैं यहाँ पेरिफेरल प्रोटीन को वाटर सॉल्युबल प्रोटीन के तौर पर शो किया हूँ, बट इंटीग्रल प्रोटीन को मैं एम्पीपैथिक प्रोटीन के तौर पर कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोटीन में पोलर एंड नॉन पोलर दोनों डोमेन्स आपको मिलते हैं। क्योंकि अगर नॉन पोलर डोमेन है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये लिपिड बायलेयर में इंटर कर सकता है। तो आप देखो कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को कंसिडर कर रहा हूँ
जो लिपिड बायलेयर में इम्बेडेड है, तो ये नॉन पोलर डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नॉन साइटोसोलिक साइट एक्सपोज्ड है वो पोलर डोमेन को शो कर रहा है। तो जब भी आप किसी भी आप इंटीग्रल प्रोटीन को कंसिडर करते हो तो उसका नेचर एम्फीपैथिक होता है। इसके अलावा एक और प्रोटीन है जिसको आप लिपिड लिंक प्रोटीन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, और यहाँ लिपिड लिंक प्रोटीन के बारे में ही पूछा गया है। और लिपिड लिंक प्रोटीन आप साइटोसोलिक साइट भी शो कर सकते हो और नॉन साइटोसोलिक साइट भी शो कर सकते हो। तो अगर मैं लिपिड लिंक प्रोटीन को कैटेगराइज करूं तो इनका प्रेजेंस साइटोसोलिक साइट भी हो सकता है और नॉन साइटोसोलिक साइट भी हो सकता है। और नॉन साइटोसोलिक साइट जो लिपिड लिंक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनमें से एक कॉमन है जिसको हम कहते हैं GPI लिंक प्रोटीन। और ये आपने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फीचर्स को जब आपने स्टडी किया होगा तो वहाँ आपने इसके बारे में सुना होगा। तो GPI लिंक प्रोटीन लिपिड लिंक प्रोटीन है और नॉन साइटोसोलिक साइट है। लेकिन जब आप साइटोसोलिक साइट की बात करते हो तो यहाँ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिपिड लिंक प्रोटीन आप देखते हो। एक को कहते हैं फैटी एसाइलेटेड और दूसरे को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं प्रीनाइलेटेड। तो एक फैटी एसाइलेटेड हुआ और दूसरा प्रीनाइलेटेड हुआ। अगर मैं प्रीनाइलेटेड प्रोटीन को कंसिडर करता हूँ तो यहाँ प्रोटीन आइसोप्रीनोइड कंपाउंड के साथ अटैच्ड होता है, और अगर मैं फैटी एसाइलेटेड प्रोटीन की अगर बात करता हूँ तो यहाँ फैटी एसिड के साथ अटैच्ड होता है। और फैटी एसिड में पाल्मिटिक एसिड भी हो सकता है और ये मैरिस्टिक एसिड भी हो सकता है। आप इन दोनों को कंसिडर कर सकते हो। तो देखो यहाँ मेंशन क्या है, मैरिस्टेट एंड पाल्मिटेट। तो इसलिए मैं यहाँ पाल्मिटिक एसिड और मैरिस्टिक एसिड दोनों को कंसिडर कर रहा हूँ। और ये क्या है, फैटी एसाइलेटेड है। और जो मैं प्रीनाइलेटेड प्रोटीन की बात कर रहा हूँ यहाँ प्रोटीन आइसोप्रीनोइड कंपाउंड के साथ अटैच्ड होता है। और आपने आइसोप्रीनोइड कंपाउंड के तौर पर जेरानिल को आपने पढ़ा होगा, फार्निसिल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जेरानिल में 20 कार्बन्स होते हैं और फार्निसिल्स में 15 कार्बन होता है। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली इस पर्टिकुलर प्रोटीन को अगर मैं डिस्प्ले करूं तो ये पर्टिकुलर डायग्राम लिपिड लिंक प्रोटीन के प्रेजेंस को शो कर रहा है। ये भी मैंने लाइफ साइंसेज पार्ट 1 की बुक से ही कलेक्ट किया हूँ। तो आप देखो कि जो साइटोसोलिक साइड है वो साइटोसोलिक साइड में यहाँ जिस लिपिड मॉलिक्यूल को मैं शो कर रहा हूँ ये फैटी एसिड है और ये फैटी एसिड है मैरिस्टिक एसिड। और यहाँ भी मैं एक फैटी एसिड को शो किया हूँ और ये फैटी एसिड है पाल्मिटिक एसिड। और यहाँ मैं आइसोप्रीनोइड कंपाउंड को शो किया हूँ। अब वो आइसोप्रीनोइड कंपाउंड जेरानिल भी हो सकता है और फार्निसिल भी हो सकता है। और इनके साथ जो प्रोटीन अटैच्ड है उसको मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ प्रीनाइलेटेड प्रोटीन। और अगर फैटी एसिड के साथ अटैच्ड है तो उसको फैटी एसाइलेटेड प्रोटीन के तौर पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आप देखो ये भी मैरिस्टिक एसिड भी फैटी एसिड है, तो इसे मैं फैटी एसाइलेटेड प्रोटीन के तौर पर यहाँ डिस्प्ले किया हूँ। अब मैरिस्टिक एसिड एक 14 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है और इसके कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जब प्रोटीन कोवलेंटली बाइंड करता है तो उस प्रोटीन का जो एंड टर्मिनस होता है वहाँ ग्लाइसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। और उस ग्लाइसिन अमीनो एसिड का जो अल्फा अमीनो ग्रुप है वो यहाँ बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। और आपको मालूम होगा कि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच जब बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को आप कहते हो एमाइड बॉन्ड। तो यहाँ मैं कंडीशन मैरिस्टिक एसिड का शो कर रहा हूँ जो कि यहाँ एक फैटी एसाइलेटेड प्रोटीन वाले कंडीशन को शो कर रहा है। और बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, तो प्रोटीन के एंड टर्मिनस पर जो ग्लाइसिन रेजिड्यूज हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ग्लाइसिन रेजिड्यूज का जो अल्फा अमीनो ग्रुप है वो एमाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया। बट जब आप पाल्मिटिक एसिड का केस शो करते हो जो कि 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड, अब इस फैटी एसिड के साथ कोवलेंट बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो उस कोवलेंट बॉन्ड का नेचर होता है थायोईस्टर बॉन्ड। देखो यहाँ एमाइड बॉन्ड था, यहाँ थायोईस्टर बॉन्ड है। और इस थायोईस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन में प्रोटीन का सिस्टीन जो अमीनो एसिड रेजिड्यू है वो पार्टिसिपेट करता है। और सिस्टीन के केस में आपको मालूम है कि साइड चेन में सल्फाहाइड्रल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इट मीन्स वो सल्फाहाइड्रल ग्रुप यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं। उस बॉन्ड का नाम है थायोएस्टर बॉन्ड। तो अब आप इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को चेक करो। इसमें लिखा हुआ साइटोसोलिक फेज। ऑब्वियसली मैंने मेंशन किया था कि फैटी एसाइलेटेड प्रोटीन और प्रीनाइलेटेड प्रोटीन लिपिड लिंक प्रोटीन है और साइटोसोलिक साइट होता है। और ऑब्वियसली अगर ये साइटोसोलिक साइट प्रेजेंट है तो इसका नेचर सॉल्युबल होगा क्योंकि ये लिपिड बायलेयर को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसका नेचर आप सॉल्युबल शो करोगे। और 2 तरह के फैटी एसाइल ग्रुप के बारे में बात की गई है, मैरिस्टिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड। दीज ग्रुप्स आर जनरली कोवलेंटली अटैच्ड। तो यहाँ मैंने कोवलेंट बॉन्ड के तौर पे एमाइड बॉन्ड भी शो किया हूँ और थायोएस्टर बॉन्ड भी शो किया हूँ। तो कोवलेंटली अटैच्ड टू विच अमीनो एसिड प्रेजेंट एट द एंड टर्मिनस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब यहाँ एक
कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि अगर मैं माइरिस्टिक एसिड को अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तब तो पॉलीपेप्टाइड का जो ग्लाइसिन रेजिड्यूज है वो एमाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, तो इस पर्टिकुलर फैटी एसिड के रिस्पेक्ट में तो कंडीशन करेक्ट है। लेकिन अगर मैं पाल्मिटेट की अगर बात करूं तो पाल्मिटेट के केस में ग्लाइसिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। पाल्मिटेट के केस में पार्टिसिपेट कर रहा है सिस्टीन, और वो भी एन टर्मिनस पर नहीं प्रेजेंट, और सिस्टीन का सल्फाइड्रल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऑप्शंस को चेक करूं तो एक ग्लाइसिन है, टायरोसिन है, सेरीन है, लाइसिन है। देखो, अगर मैरिस्टिक एसिड की बात करूं तब तो ये स्टेटमेंट जो है ना करेक्ट, लेकिन अगर मैं पाल्मिटेट के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। और बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शंस जो इनसे रिलेटेड है ही नहीं, क्योंकि टायरोसिन पार्टिसिपेट नहीं करता है, सेरीन पार्टिसिपेट नहीं करता है, लाइसिन पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ग्लाइसिन करता है और सिस्टीन करता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करोगे तो एक कंफ्यूजन जो आपके माइंड में आएगा कि माइरिस्टेट के केस में तो ठीक है, बट यहाँ तो पाल्मिटेट को भी मेंशन कर दिया गया है, तो पाल्मिटेट के लिए तो ये पर्टिकुलर जो है अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। जो कंफ्यूजन इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको मिलेगा वो यही है कि यहाँ पाल्मिटेट मेंशन नहीं होना चाहिए, यहाँ सिर्फ माइरिस्टेट मेंशन होता तो फिर ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होता। ये क्वेश्चन प्रोटीन ट्रैफिकिंग से, और CSIR JRF नेट के एग्जामिनेशंस में प्रोटीन ट्रैफिकिंग से क्वेश्चंस जो है फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन बिगर देन 50 किलो डाल्टन अक्रॉस द न्यूक्लियर इन्वेलप रिक्वायर्स। देखो, न्यूक्लियस के न्यूक्लियर इन्वेलप में प्रेजेंट न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को अलाउ करता है। अगर प्रोटीन का साइज अगर लार्जर है, जैसा कि यहाँ 50 किलो डाल्टन शो किया गया, तो इस पर्टिकुलर कंडीशंस में प्रोटीन सिंपली न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ उसे एक सर्टेन प्रोटीन का हेल्प लेना होता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर की ओर प्रोटीन मूव कर रहा है तो वहाँ इम्पोर्टिन की आवश्यकता पड़ती है जो रिसेप्टर के तौर पे काम करता है, और अगर प्रोटीन न्यूक्लियस से बाहर मूव कर रहा है तो एक्सपोर्टिन की आवश्यकता पड़ती है। तो एक्सपोर्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पोर्ट। अब यहाँ डिफरेंट प्रोटीन्स को मेंशन किया गया है, जैसे सेक 61, टॉम 20, टीम 44। देखो, सेक 61 प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट आप शो करते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में, जहाँ सेक 61 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करता है। तो ये पर्टिकुलर प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में हम शो करते हैं। टॉम 20 ये बेसिकली एक रिसेप्टर प्रोटीन के तौर पे काम करता है, एक खास सिग्नल को रिकॉग्नाइज करता है, और इनका इन्वॉल्वमेंट आप माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान शो करते हो। और अगर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है तो उस कंडीशन में आप टॉम मेंशन करते हो, और अगर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है तो आप टिम मेंशन करते हो। तो यहाँ अगर टॉम और टिम अगर मेंशन है, तो अगर यहाँ टॉम एंड टिम मेंशन है तो ये उन प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के दौरान रोल प्ले करता है। इम्पोर्टिन बी ये एक रिसेप्टर के तौर पे काम करता है जो प्रोटीन के इंपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इंपोर्ट का मतलब है कि प्रोटीन अगर साइटोसोल से न्यूक्लियस में अगर मूव कर रहा है तो उसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इंपोर्ट, और अगर न्यूक्लियस से साइटोसोल में मूव कर रहा है तो उसे डिस्क्राइब करते हैं एक्सपोर्ट। तो इम्पोर्टिन एक रिसेप्टर के तौर पे काम करता है, उसके कारण प्रोटीन का इंपोर्ट हो पाता है, और एक्सपोर्टिन एक रिसेप्टर के तौर पे काम करता है जो प्रोटीन के एक्सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट मीन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस से साइटोसोल प्रोटीन के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और चाहे इम्पोर्टिन हो और एक्सपोर्टिन हो, आप इन प्रोटीन्स को एक पर्टिकुलर जो है कैटेगरीज के अंदर प्लेस करते हो और उसे कहते हो बीटा इम्पोर्टिन फैमिली या इम्पोर्टिन बीटा फैमिली के तौर पर। तो अगर मैं इम्पोर्टिन के रोल को अगर यहाँ मेंशन करूँ तो इस पर्टिकुलर डायग्राम से मेंशन कर सकता हूँ। ये भी डायग्राम में लाइफ साइंसेज पार्ट 1 की बुक से ही लिया हूँ। अब देखो, साइटोसोल और न्यूक्लियस के बीच यहाँ प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो यहाँ एक प्रोटीन शो किया गया है साइटोसोल में जिसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है, और इसी न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल को इम्पोर्टिन रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और इस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद ये प्रोटीन न्यूक्लियस में मूव करता है। और अगर मैं एक्सपोर्ट के प्रोसेस की बात करूं तो जो प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसके पास न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल प्रेजेंट होगा, एक्सपोर्टिन प्रोटीन उनके साथ कंबाइन करेगा, और फिर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स इस प्रोटीन के एक्सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आंसर इस पर्टिकुलर कंडीशन में होगा सी, दैट इज द इम्पोर्टिन बीटा। और अगर इम्पोर्टिन बीटा फैमिली की बात करते हो तो उसमें एक्सपोर्टिन भी इंक्लूडेड है और इम्पोर्टिन भी इंक्लूडेड है। देखो, ये क्वेश्चन सेल सिग्नलिंग से है,
द साइटोप्लाज्मिक डोमेन ऑफ द रिसेप्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन डज नॉट फंक्शन एज ए टायरोसिन काइनेज। देखो, जब आप रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में पढ़ते हो तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का जो साइटोसोलिक डोमेन होता है वहाँ आप काइनेज एक्टिविटी शो करते हो, और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में आप स्टडी करते हो, जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन। ये सारे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वाली एक्टिविटी शो करता है। साइटोसोलिक डोमेन में आप काइनेज एक्टिविटी शो करते हो और काइनेज एक्टिविटी से टायरोसिन को फॉस्फोरिलेट करता है। तो यहाँ सिर्फ ये एक पर्टिकुलर जो है ऑप्शन मेंशन है जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वाली कैटेगरीज को बिलोंग नहीं करता है, दैट इज द एसियालोग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ऑब्वियसली ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कोई लॉजिक अप्लाई नहीं करना है। बट जब भी आप सेल सिग्नलिंग के प्रोसेस को स्टडी करते हो और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में पढ़ते हो तो वहाँ बिगनिंग में ही ये इन्फॉर्मेशन मेंशन होता है कि वो कौन कौन सा जो रिसेप्टर है जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी शो करता है। तो आपने देखा होगा कि बुक्स में ये मेंशन होता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, और इंसुलिन के बारे में तो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी स्टडी करते हो कि कैसे ये अपना रोल प्ले करता है। देखो, ये अगेन प्रोटीन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैं पार्ट सी से इसे सेलेक्ट किया, और यहाँ अगेन जो है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन पूछा गया और आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। पहले स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं कौन कौन सा है। RAN GTP levels are higher in the nucleus than the cytoplasm. Nuclear import receptor can shuttle between the nucleus and cytoplasm. NTF2 transport RAN GTP into the cytosol. Export of messenger RNA is not directly dependent on the RAN. Transfer RNA and microRNA export is mediated by exporting. अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, इसे हमें अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले जो बेसिक न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है आप उसको एनालाइज करके देखो, जब आप मोनोमेरिक जी प्रोटीन को स्टडी करते हो तो उस मोनोमेरिक जी प्रोटीन के तौर पर आप रास प्रोटीन को भी स्टडी करते हो, रैप को स्टडी करते हो, रैन को आप करते हो, रो को करते हो। तो उसी मोनोमेरिक जी प्रोटीन का एक एग्जाम्पल है रैन, जो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करता है। अब अगर ये मोनोमेरिक जी प्रोटीन है तो ये आप 2 डिफरेंट स्टेट में शो करोगे, एक GTP बाउंड स्टेट में शो करोगे और इसका एक GDP बाउंड स्टेट होगा। और जो GTP बाउंड स्टेट है वो GDP बाउंड स्टेट में चेंज होता है और GDP बाउंड स्टेट GTP बाउंड स्टेट में चेंज होता है। अब GTP बाउंड को अगर GDP बाउंड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें GTP को हाइड्रोलाइज करना होगा, और उसके लिए आप नॉर्मली एक पर्टिकुलर फैक्टर को इन्वॉल्व करते हो जिसको आप डिस्क्राइब करते हो गैप के तौर पर, और ये गैप GTP बाउंड फॉर्म को GDP बाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करता है क्योंकि ये GTP के हाइड्रोलिसिस को एक्टिवेट करता है, तो दिस इज द गैप। और अगर GDP बाउंड फॉर्म को GTP बाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए एक फैक्टर की आवश्यकता होती है, दैट इज द JEF, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। और GTP बाउंड फॉर्म एक्टिव फॉर्म होता है और GDP बाउंड फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो अगर एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना है या इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना है तो यहाँ स्पेसिफिक फैक्टर की आवश्यकता होगी, और वो फैक्टर है गैप और जेप। और ये मैं कंडीशन सिर्फ रैन के रिस्पेक्ट में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप रास सुपर फैमिली के किसी भी अगर मेंबर को कंसिडर करो तो वहाँ आपको सिमिलर कंडीशन मिलेगा। वहाँ GTP बाउंड और GDP बाउंड फॉर्म दोनों फॉर्म मिलेंगे, एक एक्टिव फॉर्म दूसरा इनएक्टिव फॉर्म, और GTP बाउंड फॉर्म को GDP बाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए गैप रिस्पॉन्सिबल होता है और GDP बाउंड फॉर्म को GTP बाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जेप रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर यहाँ रैन पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म और इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म दोनों में चेंज करेगा। इसे मैं फिगर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे। और न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर कैन सटल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अभी मैंने कुछ देर पहले मेंशन किया था कि जो न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर होता है उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इंपोर्टिन के तौर पर, और जो एक्सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे एक्सपोर्टिन के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं, और ये दोनों जो है इंपोर्टिन बीटा फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो मैं फिगर से पहले कुछ कंडीशंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसके बाद फिर ऑप्शंस को चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहले मैं इस सेकेंड ऑप्शन को चेक करता हूँ कि न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर, इट मीन्स इंपोर्टिन कैन सटल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो चेक करते हैं। देखो यहाँ इंपोर्टिन है और इस प्रोटीन के इंपोर्ट में हेल्प कर रहा है, तो इस प्रोटीन के साथ ये कंबाइन किया, न्यूक्लियस के अंदर इंटर किया, फिर न्यूक्लियस के अंदर इंटर करने के बाद में ये न्यूक्लियस के अंदर रिटेन नहीं हुआ,
न्यूक्लियस के अंदर ये डिसोसिएट हुआ और डिसोसिएट होने के बाद वापस ये साइटोसोल में आया। तो यहाँ जो स्टेटमेंट पूछा गया है कि न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर कैन सटल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये करेक्ट है क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर जाता भी है और न्यूक्लियस से बाहर भी मूव करता है साइटोसोल में। और जो पी स्टेटमेंट है, अब इनको चेक करते हैं। रैन जीटीपी लेवल आर हायर इन द न्यूक्लियस देन इन साइटोप्लाज्म। देखो, मैं इस बात को मेंशन किया कि रैन साइकिल इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रोसेस को रेगुलेट करता है और रैन जीटीपी बाउंड फॉर्म में भी होता है और जीडीपी बाउंड फॉर्म में भी होता है। और जीटीपी से जीडीपी बाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए गैप रिस्पॉन्सिबल है और जीडीपी से जीटीपी बाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जेप रिस्पॉन्सिबल है। तो जेप का लोकेशन कहाँ हुआ है? तो न्यूक्लियस के अंदर। और गैप का लोकेशन कहाँ है? तो साइटोसोल। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये रैन जीटीपी न्यूक्लियस से साइटोसोल में मूव करेगा तो साइटोसोल में चूंकि गैप प्रेजेंट है तो वो रैन जीटीपी को रैन जीडीपी में कन्वर्ट कर देगा। और जब ये रैन जीडीपी न्यूक्लियस के अंदर मूव करेगा तो न्यूक्लियस में क्या लोकेटेड है? तो जेफ लोकेटेड है, यानी ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर लोकेटेड है। तो ये इस रैन जीडीपी बाउंड फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर देगा? तो रैन जीटीपी बाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो आप रैन जीटीपी का प्रेजेंस कहाँ ज्यादा शो करोगे? तो न्यूक्लियस में। और रैन जीडीपी का प्रेजेंस आप कहाँ शो करोगे? तो आप इनका प्रेजेंस जो है ज्यादा शो करोगे साइटोसोल में। अब आप चेक करो कि स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। रैन जीटीपी लेवल्स आर हायर इन द न्यूक्लियस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पी भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्यू भी करेक्ट स्टेटमेंट। देखो, अब आर और एस, ये जो दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इस इंफॉर्मेशन को चेक करना है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहां मेंशन है NTF2 ट्रांसपोर्ट रैन जीडीपी इनटू द साइटोसोल। देखो, NTF2 इट इज बेसिकली द न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट फैक्टर 2 और न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट फैक्टर 2 जीडीपी बाउंड रैन, या आप उसको सिंपली मेंशन कर सकते हो रैन जीडीपी के इंपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रॉम द साइटोसोल टू न्यूक्लियस। और यहाँ इंफॉर्मेशन क्या मेंशन किया गया है? द NTF2 ट्रांसपोर्ट रैन जीडीपी इनटू द साइटोसोल। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि जब आप न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को स्टडी करते हो तो रैन जीडीपी का फॉर्मेशन आप कहाँ शो करते हो? आप साइटोसोल में शो करते हो क्योंकि साइटोसोल में गैप के प्रेजेंट होने के कारण जीटीपी बाउंड फॉर्म जीडीपी बाउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब इस रैन जीडीपी को वापस अगर न्यूक्लियस में डिलीवर करना है, इट मीन्स कि रैन जीडीपी का अगर आप इंपोर्ट शो करते हो तो इंपोर्ट के लिए एक स्पेसिफिक फैक्टर यहाँ रोल प्ले करता है जिसको आप डिस्क्राइब करते हो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट फैक्टर 2। बट ये ध्यान में रहे कि न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट फैक्टर 2 इंपोर्टिन बीटा फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं करता है क्योंकि जब आप इस पर्टिकुलर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को या सीक्वेंस को जब आप एनालाइज करते हो तो इनकी सिमिलरिटीज न तो इंपोर्टिन से आपको मिलते हैं न ही एक्सपोर्टिन से मिलते हैं। इट मीन्स कि इंपोर्टिन बीटा फैमिली के मेंबर्स के तौर पर आप इसे कंसिडर नहीं कर सकते। तो NTF ट्रांसपोर्ट रैन जीडीपी इनटू द साइटोसोल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब मैं ऐसे स्टेटमेंट को चेक कर रहा हूँ कि एक्सपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन रैन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट इसलिए है कि अनयूजुअली जो मैसेंजर आरएनए का ट्रांसपोर्टेशन है वो रैन जीटीपी बाइंडिंग एक्सपोर्टिन पर डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज्ड होगा, उसे साइटोसोल में मूव करना होगा। इसका मतलब है कि आप यहाँ न्यूक्लियर एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो और ये एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है ये एक्सपोर्टिन पर डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि जब आप मोस्ट ऑफ द प्रोटीन के एक्सपोर्ट के प्रोसेस को स्टडी करते हो तो वहाँ एक्सपोर्टिन रोल प्ले करता है। इवन द ट्रांसफर आरएनए और अदर आरएनए के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी एक्सपोर्टिन रोल प्ले करता है। बट मैसेंजर आरएनए के केस में आपको कंडीशन अनयूजुअल सा मिलता है, यहाँ रैन जीटीपी बाइंडिंग एक्सपोर्टिन रोल नहीं प्ले करता है। तो फिर क्वेश्चन है कि यहाँ रोल कौन प्ले कर रहा है? तो यहाँ रोल प्ले करता है एटीपी डिपेंडेंट आरएनए हेलिकेज और उस एटीपी डिपेंडेंट आरएनए हेलिकेज को आप डिस्क्राइब करते हो DBP5P। ये प्रोटीन मैसेंजर आरएनए के एक्सपोर्ट में रोल प्ले करता है और ये बेसिकली क्या है? तो इट इज एटीपी डिपेंडेंट आरएनए हेलिकेज। तो ये एक अनयूजुअल सा कंडीशंस आप मैसेंजर आरएनए के एक्सपोर्ट के दौरान आप शो करते हो। बाकी अगर मैं ट्रांसफर आरएनए के एक्सपोर्ट के प्रोसेस को अगर मैं कंसीडर करूँ तो वो एक्सपोर्टिंग के द्वारा मीडिएटेड होता है। तो ऐसी स्टेटमेंट को आप एक करेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर कंसीडर करोगे। टी स्टेटमेंट मेंशन है ट्रांसफर आरएनए एंड माइक्रो आरएनए एक्सपोर्ट इज मीडिएटेड बाय एक्सपोर्टिन, ये करेक्ट है। अभी मैंने मेंशन किया कि मैसेंजर आरएनए के केस में आप एक अनयूजुअल सा सिचुएशन को शो करते हो जहां एटीपी डिपेंडेंट आरएनए हेलिकेज ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है
बट रिमेनिंग जो आरएनए का एक्सपोर्ट का प्रोसेस है और प्रोटीन के एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है उसमें आप एक्सपोर्टिंग के इन्वॉल्वमेंट को शो करते हो। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये कंडीशन जो है ना पॉसिबल नहीं है कि आप जितने भी फैक्टर्स हैं जो भी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है उन सारे फैक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है आप रिटेन कर पाओ। फिर भी अगर आपके माइंड में 2 या 3 स्टेटमेंट्स पूरी तरह से क्लियर है तब भी आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो आंसर आप यहाँ टिक करोगे उसमें P करेक्ट है, Q करेक्ट है और S करेक्ट है और T करेक्ट। तो ये दोनों भी करेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर यहाँ दिया गया है, तो आंसर शुड बी द सी। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस कि ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ए स्मॉल GTPH रो A localizes to the equatorial membrane above the spindle mid zone. The localization oblique activity of rho is potentially modulated by, और यहाँ डिफरेंट प्रोटीन्स और फैक्टर्स के नेम ऑलरेडी मेंशन है और जो करेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं उसे हमें चूज करना है। देखो रो ए इज ए मोनोमेरिक जी प्रोटीन। मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में भी मेंशन किया था कि रास सुपर फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। वन इज द रास, रैन, रैब, रो। तो दीज आर द डिफरेंट मोनोमेरिक जी प्रोटीन और सबका जो मोड ऑफ एक्शंस है वो ऑलमोस्ट जो है सिमिलरिटी शो करता है। तो अगर मैं यहाँ रो ए को मोनोमेरिक जी प्रोटीन के तौर पर कंसिडर कर रहा हूँ तो रो ए अगर जीटीपी बाउंड फॉर्म में है तो आप इसे एक्टिव फॉर्म के तौर पर कंसिडर करोगे, और अगर ये जीडीपी बाउंड फॉर्म में है तो आप इसे इनएक्टिव फॉर्म के तौर पर कंसिडर करोगे। और ये एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसके लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द गैप जीटीपीएच एक्टिवेटिंग प्रोटीन। और अगर मैं इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए फैक्टर की आवश्यकता होगी, दैट इज द जेप ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। तो जब भी आप मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स में एक्टिव कंडीशंस और इनएक्टिव कंडीशन को शो करते हो तो वहां आप जेप और गैप के इन्वॉल्वमेंट को शो करते हो। अब जो पी ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है रो जेप ECT2, तो ECT2 इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ जेप। तो जब भी ये अपना एक्शन परफॉर्म करेगा तो रो ए का इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सेकेंड प्रोटीन का नेम मेंशन है ऑरा बी काइनेज। थर्ड है PLK1 काइनेज, आप इसको डिस्क्राइब करते हो पोलो लाइक काइनेज। एक और प्रोटीन का नेम यहाँ मेंशन है MKLP1, इसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं माइटोटिक काइनेसिन लाइक मोटर प्रोटीन। इट इज बेसिकली ए मोटर प्रोटीन और इसको आप एक्सपेंड करते हो माइटोटिक काइनेसिन लाइक मोटर प्रोटीन के तौर पर। और फाइनली यहाँ मेंशन है ATM और ATR। देखो ATM एंड ATR DNA डैमेज चेक पॉइंट के दौरान रोल प्ले करता है। जब आप सेल साइकिल के प्रोसेस को स्टडी करते हो तो वहाँ आप डिफरेंट चेक पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हो। उनमें से एक चेक पॉइंट है जो DNA डैमेज चेक पॉइंट के तौर पर डिस्क्राइब किया जाता है, वहाँ ATM और ATR अपना रोल प्ले करता है। तो T ऑप्शन तो आप कंसिडर नहीं कर सकते हो क्योंकि ये सेल साइकिल के प्रोसेस में रोल प्ले करता है और साइटोकाइनेसिस में इनका रोल आप नहीं शो करते हो। साइटोकाइनेसिस के दौरान माइटोटिक काइनेसिन लाइक मोटर प्रोटीन का रोल आता है, पोलो लाइक काइनेज का रोल आता है, और अभी काइनेज रोल प्ले करता है एंड रो प्रोटीन रोल प्ले करता है। अब ये प्रोटीन किस पर्टिकुलर वे में अपने रोल को प्ले करता है इसको मैं एक फ्लो चार्ट से शो कर रहा हूँ। एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसको कहते हैं CSC, इसका पूरा नाम है सेंट्रल स्पिंडिन कॉम्प्लेक्स, सेंट्रल स्पिंडिन कॉम्प्लेक्स। और सेंट्रल स्पिंडिन कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट को एक्टिवेट करता है 2 डिफरेंट काइनेज, जैसे कि यहाँ मेंशन है ऑरा बी काइनेज। एक तो ये अपनी काइनेज एक्टिविटी से इनके कंपोनेंट को एक्टिवेट करता है और दूसरा है पोलो लाइक काइनेज, और Q में मेंशन है ऑरा बी काइनेज और R मेंशन है पोलो लाइक काइनेज 1। ये दोनों सेंट्रल स्पिंडिन जो कॉम्प्लेक्स है उन्हें टारगेट करता है, उसको एक्टिवेट करता है। और सेंट्रल स्पिंडिन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करता है एक जेप को, दैट इज नोन एज द ECT2। तो दिस इज द जेप, इन्हें एक्टिवेट कर रहा है कौन, तो सेंट्रल स्पिंडिन कॉम्प्लेक्स। जब इनका एक्टिवेशन होगा तो रो ए इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो दैट इज द रो ए, और ये रो ए को आप यहाँ एक्टिव फॉर्म में कंसिडर करोगे। तो जब ECT2 एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा जो कि जेप के तौर पर रोल प्ले कर रहा है, तो ये रो ए प्रोटीन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और रो ए फाइनली डिफरेंट प्रोटीन को टारगेट करता है। इनमें से एक प्रोटीन को आप डिस्क्राइब करते हो रॉक
इसे टारगेट करता है। तो सेकेंड प्रोटीन जिसे ये टारगेट करता है दैट इज द फॉर्मिन, और एक और प्रोटीन है जिसे ये टारगेट करता है दैट इज द एनिलीन। और ये फाइनली कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग में कंट्रैक्शंस के प्रोसेस को जनरेट करता है और साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो यहाँ P, Q, R और S ये साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस में रोल प्ले करता है। जो T ऑप्शन है ATM एंड ATR ये साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस में रोल नहीं प्ले करता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा P, Q, R एंड S। और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंफॉर्मेशन बेस्ड है, बहुत सारे फैक्टर्स को मेंशन किया गया है। इनमें से कुछ फैक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको बुक्स में मिलेगा, जैसे रो प्रोटीन के बारे में, और अभी काइनेज के बारे में, पोलोलाइक काइनेज 1 के बारे में, और कुछ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है आपको टेक्स्ट बुक्स में हो सकता है नहीं मिले, आपको जो रिसर्च पेपर्स हैं वहाँ आपको मिल सकता है। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये मालूम है कि ATM और ATR साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस में रोल नहीं प्ले करता है, और जो कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि ये DNA डैमेज चेक पॉइंट के दौरान रोल प्ले करता है, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन साइटोस्केलेटन से रिलेटेड है। सेलुलर एक्टिन लेवल कैन बी एज हाई एज 100 to 400 माइक्रोमोल। ऑफ दिस अनपोलराइज्ड एक्टिन concentration can be as much as 50 to 200 micromole. However, the critical concentrations for the actin polymerization in vitro is about 0.2 micromole. Some of the following proteins inhibits the polymerization of the actin in cell. यहाँ कुछ प्रोटीन्स के नेम मेंशन है और हमें इनमें से इनहिबिटर्स को फाइंड आउट करना है कि जो एक्टिन फिलामेंट के पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करता है। देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है थाइमोसिन। थाइमोसिन जो मोनोमरिक यूनिट है उनके साथ बाइंड करता है और उस पर्टिकुलर सब यूनिट को पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में इंटर करने से रोकता है। तो थाइमोसिन का रोल है पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करना, तो इनहिबिटर के तौर पर आप इसे कंसिडर कर सकते हो। और जब आप थाइमोसिन के बारे में पढ़ते हो तो आप एक और प्रोटीन्स के बारे में भी स्टडी करते हो, दैट इज द प्रोफिलिन। देखो इनका बिहेवियर थाइमोसिन के बिहेवियर के जस्ट अपोजिट है। ये मोनोमरिक यूनिट से बाइंड करता है और उसे पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में इंटर करने के लिए प्रमोट करता है। तो इस पर्टिकुलर वे में प्रोफिलिन पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को प्रमोट कर रहा है और थाइमोसिन पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा है। और आपको यहाँ इनहिबिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो थाइमोसिन इनहिबिटर के तौर पर रोल प्ले कर रहा है। कैपिंग प्रोटीन कैप-जेड। देखो कैप-जेड हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन होता है, 2 डिफरेंट सब यूनिट से बने होते हैं, अल्फा एंड बीटा। और जो एक्टिन फिलामेंट होता है उस एक्टिन फिलामेंट का एक प्लस एंड होता है और दूसरा माइनस एंड होता है। जो प्लस एंड होता है उसको बार्ब्ड एंड के तौर पर आप डिस्क्राइब करते हो और जो पॉइंटेड एंड होता है उसे माइनस एंड के तौर पर शो करते हो। तो कैप-जेड हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन है और एक्टिन फिलामेंट के जो प्लस एंड है यानी बार्ब्ड एंड है उनके साथ बाइंड करता है और पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को जो है स्टॉप करता है। तो इस पर्टिकुलर मैनर में कैपिंग प्रोटीन कैप-जेड का रोल पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करना है, क्योंकि ये स्टेबलाइज करता है ऑलमोस्ट एक्टिन फिलामेंट को। फिर है ट्रोपोमोडुलिन। देखो ट्रोपोमोडुलिन पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन दोनों प्रोसेस को माइनस एंड पर इनहिबिट करता है। पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को भी इनहिबिट करता है, डीपॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्टिन फिलामेंट को स्टेबलाइज कर रहा है और इसकी बाइंडिंग कहाँ हो रही है, तो माइनस एंड से हो रही है। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ कुछ रिलेटेड प्रोटीन को अगर आप कंसिडर करो जैसे कि कॉफलिन, तो कॉफलिन एक्टिन फिलामेंट को डीस्टेबलाइज करता है और ट्रोपोमायोसिन एक्टिन फिलामेंट को स्टेबलाइज करता है। तो हालांकि यहाँ कॉफलिन एंड ट्रोपोमायोसिन के बारे में इंफॉर्मेशन जो है मेंशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम आप उन प्रोटीन्स के भी रोल को आप माइंड में रखना कि अगर कॉफलिन अगर होता तो वो एक्टिन फिलामेंट की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता और ट्रोपोमायोसिन अगर होता तो एक्टिन फिलामेंट की स्टेबिलिटी को इन्हांस करता। यहाँ एक और प्रोटीन का नाम मेंशन है XMAP215। देखो ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन है जो माइक्रोट्यूब्यूल के न्यूक्लिएशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। बट नॉर्मली न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन के तौर पर हम लोग स्टडी करते हैं गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स को। आपने साइटोस्केलेटन्स वाले टॉपिक के अंदर स्टडी किया होगा गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो बिगनिंग में ऐसा माना जाता था कि गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें गामा ट्यूबुलिन का प्रेजेंस आप शो करते हो वो बेसिकली न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन के तौर पर रोल प्ले करता है। बट जेनोपस 1 के केस में कुछ अदर न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन के रोल को फाइंड आउट किया गया और उनमें से एक है XMAP215।
तो XMAP215 भी माइक्रोट्यूब्यूल के न्यूक्लिएशन के प्रोसेस को XMAP215 भी माइक्रोट्यूब्यूल के न्यूक्लिएशन के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो XMAP215 ये तो आप यहाँ कंसीडर नहीं करोगे। तो जो एक्टिन फिलामेंट के एंड के साथ बाइंड करता है और पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करता है, उन प्रोटीन को आप यहाँ कंसीडर करोगे। तो जैसे कि ट्रोपोमोड्यूलिन हो सकता है, कैपजेड हो सकता है, थाइमोसिन हो सकता है, और ये सारे जो हैं पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को इनहिबिट कर रहे हैं। तो आंसर शुड बी द PQR। तो ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन राइबोसोम से रिलेटेड है। माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस इज ए प्रोकैरियोटिक ऑरिजिन। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर बीइंग मेड अबाउट द राइबोसोम्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, जब आप राइबोसोम्स को बैक्टीरिया में शो करते हो और राइबोसोम्स को माइटोकॉन्ड्रिया में शो करते हो, तो अगर मैं ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया को अगर कंसीडर करूं, तो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का वैल्यू होता है 55S, और 55S में दो सब यूनिट होंगे। एक सब यूनिट होता है 28S के तौर पर, और दूसरा सब यूनिट को आप शो करते हो 39S के तौर पर। ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। और जब आप 70S राइबोसोम्स को कंसीडर करते हो, तो 70S के केस में स्मॉलर सब यूनिट के तौर पर 30S और लार्जर सब यूनिट के तौर पर आप 50S शो करते हो। तो इस तरह से अगर आप ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स को कंसीडर करते हो, तो वहां आप 55S राइबोसोम्स को शो करते हो, न कि 70S। और अगर मैं 55S राइबोसोम्स को अगर कंसीडर कर रहा हूँ, जहां स्मॉलर सब यूनिट 28S है और लार्जर सब यूनिट 39S है, तो यहाँ जो राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है वो 16S राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है और 12S राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है। हियर यू विल नॉट गेट द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द राइबोसोमल आरएनए। जबकि अगर मैं 70S की बात करूं, तो यहाँ 5S राइबोसोमल आरएनए भी प्रेजेंट है, 23S राइबोसोमल आरएनए भी प्रेजेंट है और 16S राइबोसोमल आरएनए भी प्रेजेंट है। तो राइबोसोमल आरएनए ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स के यहाँ प्रेजेंट है, जबकि राइबोसोमल आरएनए ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स 55S राइबोसोम में शो करता हूँ। तो अगर मैं राइबोसोम्स में राइबोसोमल आरएनए के प्रोपोर्शन की बात करूं, तो 55S में राइबोसोमल आरएनए का प्रोपोर्शन कम है और 70S में राइबोसोमल आरएनए का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। अब इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। द बैक्टीरियल राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज सबयूनिट ऑफ 30S and 50S respectively, whereas mitochondria of mammal, these subunits are 28S and 39S. This is the correct statement. In the bacterial ribosomes, the RNA protein ratio is about 2:1, whereas in mitochondria ribosomes, this ratio is usually 1:2. ये ऑलमोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए का प्रोपोर्शन जो है 55S में आप कम शो करते हो और राइबोसोमल आरएनए का प्रोपोर्शन आप 70S में ज़्यादा शो करते हो। बाकी जो रिमेनिंग 2 स्टेटमेंट्स हैं उसे भी रीड करते हैं। बोथ द बैक्टीरियल एंड माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 30S and 50S, ये तो गलत है। बोथ द बैक्टीरियल एंड माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन द रेशियो ऑफ 1:1, ये भी करेक्ट नहीं, क्योंकि जो राइबोसोमल आरएनए का प्रोपोर्शन हम लोग शो कर रहे हैं वो 70S में ज़्यादा शो कर रहे हैं, 55S में कम शो कर रहे हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आप P एंड Q को करेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर कंसिडर करो। ये टेबल मैं लाइफ साइंसेस पार्ट 1 की बुक से ही लिया हूँ, और ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम का नेचर आप शो करते हो 55S और बैक्टीरिया में आप शो करते हो 70S, और कौन सा राइबोसोमल आरएनए का फॉर्म प्रेजेंट है ये आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में काल्मोडुलिन के बारे में पूछा गया है कि काल्मोडुलिन ए स्मॉल साइटोसोलिक प्रोटीन मेडिएट्स मेनी सेलुलर इफेक्ट ऑफ द कैल्शियम आयन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैल्शियम काल्मोडुलिन इंटरेक्शन। तो जो काल्मोडुलिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मैं सबसे पहले मेंशन कर देता हूँ। तो काल्मोडुलिन बेसिकली 17 किलो डाल्टन का प्रोटीन होता है, स्मॉल होता है और हाईली कंजर्व्ड कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के तौर पर ये साइटोसॉल में प्रेजेंट होता है। ये मोनोमरिक प्रोटीन है और इसका नेचर आप एसिडिक शो करते हो, और जितने भी यूकैरियोट्स हैं समूह में प्रेजेंट है। तो आप इसे स्मॉल प्रोटीन के तौर पर कंसीडर करते हो, कंजर्व्ड प्रोटीन के तौर पर कंसीडर करते हो। ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के तौर पर रोल प्ले करता है। इसका प्रेजेंस आप साइटोसॉल में शो करते हो, तो ये साइटोसोलिक प्रोटीन है। ये
एसिडिक प्रोटीन है, जैसे आप हिस्टोन को बेसिक प्रोटीन के तौर पर शो करते हो तो कार्मोडिलिन एसिडिक प्रोटीन है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड से बना है तो ये मोनोमरिक प्रोटीन है। और ये जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं सबों में ये प्रेजेंट है। इसलिए मैंने मेंशन किया कि कार्मोडिलिन इज ए स्मॉल हाईली कंजर्व्ड कैल्शियम बाइंडिंग साइटोसोलिक एसिडिक मोनोमरिक प्रोटीन फाउंड इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल। और एक कार्मोडिलिन 4 कैल्शियम आयन के साथ बाइंडिंग शो करता है। इट मीन्स 4 कैल्शियम आयन के बाइंडिंग का यहाँ साइट प्रेजेंट है। और ये जो बाइंडिंग होती है कैल्शियम आयन की वो कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है। जैसे आपने हीमोग्लोबिन के केस में ऑक्सीजन बाइंडिंग के बारे में पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन से जब ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है तो वो कोऑपरेटिव मैनर में होती है। वैसे ही कोऑपरेटिव मैनर में यहाँ कैल्शियम आयन की भी बाइंडिंग होती है और 4 कैल्शियम आयन की बाइंडिंग आप शो करते हो। अब स्टेटमेंट को चेक करते हैं। ईच कार्मोडिलिन मॉलिक्यूल बाइंड 6, तो ये स्टेटमेंट गलत है और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और बाकी जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कार्मोडिलिन के फीचर्स को ही एक्सप्लेन कर रहा है, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखो ये क्वेश्चन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से रिलेटेड है और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को जब आप स्टडी करते हो तो वहाँ आप डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ते हो। तो मैं सबसे पहले टाइप्स को मेंशन कर देता हूँ और फिर उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन के आधार पर आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के 2 क्लास हैं, एक है क्लास 1 और दूसरा है क्लास 2। और जो क्लास 1 है उस पर्टिकुलर कैटेगरीज को आप डिस्क्राइब करते हो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के तौर पर या रेट्रो एलिमेंट्स के तौर पर। तो आप इसको रेट्रो ट्रांसपोजोन के तौर पे भी डिस्क्राइब कर सकते हो या रेट्रो एलिमेंट के तौर पे भी डिस्क्राइब कर सकते हो। अब जैसे यहाँ मेंशन है रेट्रो एलिमेंट, तो ये बेसिकली क्लास 1 ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको रेट्रो ट्रांसपोजोन या रेट्रो एलिमेंट आप दोनों में से किसी भी टर्म से डिस्क्राइब कर सकते हो। और जो क्लास 2 है उसको बेसिकली हम लोग डिस्क्राइब करते हैं ट्रांसपोजोन्स, या आप मेंशन कर सकते हो डीएनए ट्रांसपोजोन्स, डीएनए ट्रांसपोजोन। तो ट्रांसपोजोन्स या डीएनए ट्रांसपोजोन क्लास 2 और रेट्रो ट्रांसपोजोन और रेट्रो एलिमेंट इट मीन्स द क्लास 1। अब देखो क्लास 1 में भी 2 कैटेगरीज होता है, एक विथ एलटीआर होता है और दूसरा विदाउट एलटीआर। तो एक को आप कहते हैं एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजोन्स और दूसरी को आप डिस्क्राइब करते हो नॉन एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। और जो नॉन एलटीआर है यहाँ 2 कैटेगरी शो करते हो, एक कैटेगरी के तौर पर आप लाइन शो करते हो और दूसरी कैटेगरी के तौर पर आप साइन शो करते हो। और एलटीआर के एग्जाम्पल्स आप क्या शो करते हो? आपने पढ़ा होगा TY एलिमेंट इन केस ऑफ द ईस्ट, आपने पढ़ा होगा कोपिया इन केस ऑफ द ड्रोसोफिला। तो कोपिया इन केस ऑफ द ड्रोसोफिला और TY एलिमेंट इन केस ऑफ द ईस्ट, ये एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजोन है। और नॉन एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजोन में एक लाइन है और दूसरा साइन है। और अगर मैं लाइन की बात करूं तो आपने लाइन के केस में पढ़ा होगा L1 एलिमेंट इन केस ऑफ द ह्यूमन, आपने पढ़ा होगा R2 एलिमेंट इन केस ऑफ द बॉम्बेक्स मॉडी और I फैक्टर इन केस ऑफ द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये सारे जो हैं लाइंस की कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। चाहे मैं I फैक्टर की बात करूं, L1 एलिमेंट की बात करूं, R2 एलिमेंट की बात करूं। और R2 एलिमेंट L1 एलिमेंट को आप कहाँ शो करते हो? तो ह्यूमन में। R2 एलिमेंट को कहाँ? तो बॉम्बेक्स मॉडी में। I फैक्टर्स को आप कहाँ शो करते हो? तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। और ये सारे जो है नॉन एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजोन की कैटेगरीज को बिलोंग करता है और उसमें भी किसे बिलोंग करता है? तो लाइन को। साइन के तौर पर आपने सबसे कॉमन साइन के बारे में पढ़ा होगा अलू एलिमेंट, B1 एलिमेंट इन केस ऑफ द माइस, B2 एलिमेंट इन केस ऑफ द माइस। तो B1 एलिमेंट, B2 एलिमेंट, अलू एलिमेंट, ये सारे जो हैं साइन की कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। और क्लास 2 कैटेगरीज जिसे आप ट्रांसपोजोन या डीएनए ट्रांसपोजोन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, आपने पढ़ा होगा P एलिमेंट इन केस ऑफ द ड्रोसोफिला, कंट्रोलिंग एलिमेंट इन केस ऑफ द मेज, और कंट्रोलिंग एलिमेंट को ही आप डिस्क्राइब करते हो ACDS एलिमेंट के तौर पर। तो इस तरह से जो है आप कैटेगराइज कर सकते हो। मुझे लगता है ये बेटर होगा कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड करो, क्लास 1 क्लास 2। एक को रेट्रो ट्रांसपोजोन या रेट्रो एलिमेंट के तौर पर डिस्क्राइब करो और दूसरे को ट्रांसपोजोन या डीएनए ट्रांसपोजोन के तौर पर। और रेट्रो ट्रांसपोजोन या रेट्रो एलिमेंट को आप एलटीआर और नॉन एलटीआर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करो। नॉन एलटीआर को लाइन और साइन फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करो। और इनके एग्जाम्पल्स को फिर माइंड में रखना आसान होता है जब आप इसको प्रॉपरली क्लासीफाई करते हो। तो रेट्रो एलिमेंट के तौर पर आंसर क्या होगा? कोपिया एलिमेंट इन द ड्रोसोफिला, ये एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजोन को रिप्रेजेंट करता है। लाइन एज वेल एज साइन इन केस ऑफ द ह्यूमन। देखो लाइन और साइन नॉन एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजोन है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप L1 एलिमेंट शो करते हो ह्यूमन में
और साइन के तौर पर अलू एलिमेंट को आप शो करते हो इन केस ऑफ द ह्यूमन में। तो बेसिकली यहाँ लाइन नहीं लिखी जानी चाहिए, यहाँ लिखा होना चाहिए था L1 एलिमेंट जो कि लाइन को ही रिप्रेजेंट करता और साइन के तौर पर यहाँ अलू एलिमेंट, क्योंकि यहाँ जैसे एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को कोट किया गया वैसा ही यहाँ भी एग्जाम्पल के तौर पर L1 एलिमेंट एंड अलू एलिमेंट होना चाहिए। A culture was started by inoculating the medium with the 100 cells having a gestation time of 2 hours. Assuming the culture grow in the ideal synchrony for at least 24 hours, what will be the number of the cells in the culture at 2 hours and 9 hours? देखो ये सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और जनरेशन टाइम यहाँ ऑलरेडी मेंशन है 2 आवर्स, और ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन है हम लोग मेंशन करते हैं द नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर टाइम टी और एन नॉट नंबर ऑफ सेल्स एट टाइम टी 0 इंटू 2n, और n क्या है तो n है नंबर ऑफ जनरेशन, और नंबर ऑफ सेल इन कल्चर एट 2 आवर्स जो है कितना होगा, तो आप बिगनिंग में जो नंबर ऑफ सेल्स कितना शो कर रहे हो तो 100, और 2 आवर्स में कितने जनरेशन्स कंप्लीट करेंगे तो 2 आवर्स में 1 जनरेशन कंप्लीट करेगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप मेंशन कर सकते हो 2 इंटू 10⁻²। और अगर मैं 9 आवर्स की बात करूं तो 9 आवर्स में कितने जनरेशन कंप्लीट करेगा तो एटलीस्ट 4 जनरेशन कंप्लीट करेगा। तो अगर 4 जनरेशन कंप्लीट करेगा तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में 100 इंटू 2⁴ शो करेगा, और ये वैल्यू कितना शो करेगा 1.6 इंटू 10⁻3। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है। जनरेशन टाइम आपको यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, नंबर ऑफ सेल इन द वेरी बिगनिंग वो भी यहाँ मेंशन है 100 सेल है, और जनरेशन टाइम क्या दिया हुआ है 2 आवर्स। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि 2 आवर्स के बाद नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे और 9 आवर्स के बाद कितने सेल होंगे। तो अगर मैं 2 आवर्स जनरेशन टाइम शो किया हूँ तो 2 आवर्स में 1 जनरेशन कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से आप आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो अगर आप इसको मेंशन करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी टोटल हो गया 16, और 16 इंटू 100 यानी 1600, और 1600 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻3। तो आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो प्रॉपर्ली।